ज्योग्राफी की क्लास जो है चैप्टर नंबर 4 में लेक्चर नंबर 7 के माध्यम से आज जो है आखिरी लेक्चर है आपका इस चैप्टर का। इस लेक्चर में आपको भारतीय प्लेटों के बारे में बताया जाएगा, भारतीय संचलन के बारे में, भारतीय प्लेटों के संचलन के बारे में बताया जाएगा। और इसके पहले जो है आपको जो है महाद्वीपों के बारे में, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के बारे में बताया गया था और भूकंप ज्वालामुखी का वितरण भी बताया गया था। विश्व की बड़ी प्लेट और छोटी प्लेट के बारे में अध्ययन कराया गया था और महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बताया गया था कि महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है या हो उसके प्रमाण के साथ में बताया गया था आपको। ठीक है, तो आइए हम भारतीय प्लेट का अध्ययन करते हैं आज। भारतीय प्लेट में भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्लेट में भारतीय प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्यों कहा गया भारत को प्रायद्वीपीय भाग? क्योंकि प्रायद्वीपीय भाग उसे कहते हैं जो समुद्रों से 3 ओर से घिरे होते हैं, तो उसे हम प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। जैसे देखिए ये जो पूरा हिस्सा है आपका किससे घिरा हुआ है? समुद्रों से घिरा हुआ है। कितनी तरफ से घिरा? 3 तरफ से घिरा। इधर से मतलब पश्चिम से, इधर का मतलब पूरब से, इधर का मतलब दक्षिण से। तो भारत का ये जो नीचे वाला भाग है वो 3 तरफ से घिरा है, पश्चिम से, पूरब से और दक्षिण से। तो 3 तरफ से समुद्रों से जो घिरा होता है वो भाग, उसे हम प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। तो भारत का ये प्रायद्वीपीय भाग होगा। ये पूरा भाग कौन सा भाग होता है? प्रायद्वीपीय भाग होता है। तो भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय एवं ऑस्ट्रेलियन महाद्वीपीय भाग सम्मिलित किए जाते हैं। भारतीय प्लेट के अंतर्गत कौन कौन सी प्लेटें शामिल की गई? भारतीय प्लेट में मुख्य रूप से महाद्वीपीय, भारतीय प्रायद्वीपीय, और ऑस्ट्रेलियन। तो भारतीय प्लेट के अंतर्गत ऑस्ट्रेलियन जो भाग है, भूभाग है, भारतीय प्रायद्वीप का भूभाग है, वो एक प्लेट पर टिका हुआ है, एक पिलर पे टिका हुआ है, ऐसा माना गया। ठीक, आइए आगे देखते हैं। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, आज की बात नहीं, 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया का विभाजन हुआ था, तब भारतीय प्लेट गुरुत्वाकर्षण बल अथवा प्लवनशीलता के बल के कारण उत्तर की ओर सरकने लगी थी। पैंजिया में जो है, सागर में जो है भारतीय प्लेट किधर खिसक रही थी? उत्तर की तरफ सरक रही थी। 20 करोड़ वर्ष पहले की बात है। लगभग 4 या 5 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्रायद्वीप एशिया से जा टकराया, एशिया महाद्वीप से जुड़ गया जाकर। परिणाम स्वरूप टेथिस व मलबा गलित होकर हिमालय पर्वत के रूप में जम गया। तो इस तरह हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। भारतीय प्लेट और एशियाई प्लेट के बीच टेथिस सागर स्थित था। भारतीय प्लेट और एशियाई प्लेट के बीच में टेथिस सागर स्थित था। आप देखते हैं हिमालय होता है और ये जो है प्रायद्वीपीय भाग, और ये टेथिस सागर, टेथिस सागर जो है इधर पैंजिया का भूभाग, इधर पेंजिया का भूभाग था ऊपर, इधर टेथिस सागर था, इधर प्रायद्वीपीय भाग था।
हुआ क्या कि उत्तर की तरफ सरकने लगा। इधर हमेशा उत्तर क्या होता है, ऊपर की तरफ यन होता है, आप देखते होंगे यन मतलब नॉर्थ यानी उत्तर दिशा। तो ये भारतीय प्रायद्वीपीय विभाग धीरे धीरे उत्तर की तरफ सरकने लगा था और सरक करके जा करके टेठी सागर में जा टकराया। टेठी सागर से इधर ये टकराया तो ये सागर में जो अवसाद ऊपर उठ गए, क्या हुए, अवसाद ऊपर उठ गए और ऊपर उठ करके हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो इस तरह से हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। भारतीय प्लेट और एशियाई प्लेट के मध्य टेथिस सागर स्थित था और तिब्बतीय खंड एशियाई असल खंड के समीप था। जब भारतीय प्लेट एशियाई प्लेट की ओर सरक रहा था उसी समय लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैक का निर्माण हो गया भारत में। यह भारतीय भौगोलिक इतिहास की प्रमुख घटना थी। लावा जमाव की प्रक्रिया का प्रारंभ 6 करोड़ वर्ष पहले हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप उस समय की भूमध्य रेखा के समीप स्थित था, यानी भारत का भूभाग जो है भूमध्य रेखा के करीब था, स्थित था। और भूमध्य रेखा पे आप जानते हैं कितनी गर्मी होती है, लेकिन धीरे धीरे उत्तर की तरफ सरकने लगा। आज भी इसकी गति भूमध्य रेखा के समीप ही उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी भारत दो गोलार्धों में बांट दिया गया, उत्तरी गोलार्ध और पूरे धरती को 2 गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में आज भी भारत की स्थिति भूमध्य रेखा के करीब ही है। दक्षिण में हिमालय निर्माण की प्रक्रिया आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी। हिमालय पहाड़ी ऐसे नहीं बन गया, धीरे 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 जाकर के वो ऊपर उठता गया उठता गया उठता गया। आज भी उठ रहा है, बहुत मामूली उठता रहता है। यह आज भी जारी है, बंद नहीं है उठना, आज भी जारी है, क्योंकि उत्तर की तरफ हमारा भूभाग सरक रहा है धीरे, बहुत धीरे रफ्तार से। पता नहीं चल पाएगा, ऐसे ही अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा। भूगोलवेत्ताओं की मान्यता है कि आज भी हिमालय का उत्थान हो रहा है। आज भी हिमालय उठ रहा है, सच्ची में उठ रहा है। और आज हम जान लें कि एक और भी बातें इसमें कुछ जान लेते हैं। ध्रुवों का घूमना होता है, ध्रुव जो है हमेशा घूमते रहते हैं। पहले महाद्वीपीय पहेलिया के रूप में परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसकी सबसे शक्तिशाली प्रमाण पूरा चुंबकत्व से प्राप्त होता है। मैग्मा, लावा और संचित अवसाद से उपस्थित चुंबकीय प्रवृत्ति वाले खनिज जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, नेमाइट और पैराटाइट इस प्रवृत्ति के कारण समय से चुंबकीय क्षेत्र में लगातार एकत्र होते गए। आधे गुण शैलों में अस्थायी चुंबक के रूप में पाया जाता है। चुंबकीय ध्रुव की स्थिति में कालिक परिवर्तन होता रहा है, काल के अनुसार, समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, जो शैलों में अस्थायी चुंबक के रूप में अभिलेखित किया जाता है। वैज्ञानिक विधियों द्वारा पुराने शैलों में हुए ऐसे परिवर्तनों को जाना जा सकता है, जिससे भूवैज्ञानिक काल में ध्रुवों की बदलती हुई स्थिति की जानकारी हमें प्राप्त होगी, जानकारी मिल जाएगी, होती रहेगी। इसे ध्रुवों का नमूना भी कहा जाता है, या ध्रुवों का घूमना कहा जाता है। सॉरी, ध्रुवों का घूमना यह स्पष्ट है कि महाद्वीपीय का समय समय पर संचलन होता है। ये पाठ का नाम भी है महाद्वीपीय संचलन, ठीक है। तो महाद्वीप क्या होते हैं, समय समय पर चलते रहते हैं, खिसकते रहते हैं और ये अपनी गति की दिशा भी बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दिशा उनका एक ही है, कुछ थोड़ा सा दाएं बाएं भी सरकने लगते हैं, चलने लगते हैं महाद्वीपीय विस्थापन, ठीक है। आइए जान लेते हैं अपसरण क्षेत्र और अभिसरण क्षेत्र क्या होता है। अपसरण और अभिसरण, अप मतलब उठना और अभी मतलब धंसना। वे सीमाएं हैं जहां प्लेट एक दूसरे से अलग होती हैं, उसे हम अपसरण कहते हैं। दूर चली जाती हैं, 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अपसरण कहते हैं। अपसरण के अंतर्गत ही मैग्मा जो है बाहर आने लगता है, ज्वालामुखी फूटती है, क्योंकि 2 प्लेट इधर उधर सरक जाती है और बीच में खाली हो जाता है। मैग्मा जो है धरती फूट करके बाहर लावा आने लगती है। ये महासागरीय तटों के साथ साथ देखा जाता है। इन सीमाओं के साथ ज्वालामुखी और भूकंप भी हमें मिलते हैं। अपसरण क्रिया जहां होती है, अपसरण क्रिया जहां भी होगी वहां ज्वालामुखी जरूर आएगा, भूकंप जरूर आएगा। इसका उदाहरण
मध्य अटलांटिक कटक है, जहां से अमेरिकी प्लेटें और यूरेशियन प्लेटें व अफ्रीकी प्लेटें अलग हो जाती हैं। अभिसरण क्या है? अभिसरण क्षेत्र वे सीमाएं हैं जहां एक प्लेट का किनारा दूसरे किनारे के ऊपर चढ़ जाता है। अभी कल बताया गया था, विपरीत दिशा में जब प्लेटें चलती हैं तो वे एक दूसरे को ऊपर टकरा करके चढ़ जाती हैं, तो उसे हम अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। इससे गहरी खाइयों का निर्माण हुआ। प्लेट जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं तो उससे गहरी खाइयों का निर्माण होता है, बल्क श्रेणियों की रचना होती है, ज्वालामुखी तथा गहरे भूकंप भी उत्पन्न हो जाते हैं। रिंग ऑफ फायर क्या होता है? रिंग ऑफ फायर, रिंग मतलब अंगूठी, रिंग मतलब अंगूठी। यहाँ चारों तरफ जो है आग की आग है, यानी ज्वालामुखी ज्वालामुखी है चारों तरफ, ठीक है, इसे रिंग ऑफ फायर कहे। क्या गया? ये प्रशांत महासागर है। यहाँ प्रशांत महासागर के जो तटवर्ती क्षेत्रों में चारों तरफ से जो है ज्वालामुखी के क्षेत्र पाए जाते हैं, इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से हम जानते हैं। प्लेट प्रवाह की दर का निर्धारण होना, प्लेट किस दर से चलता है, सामान्य व उत्क्रमणीय चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर स्थित हैं, प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिकों के लिए सहायक सिद्ध हुई है। प्लेटों की प्रवाह का दर मापन मैग्नेटिक स्ट्रेटिग्राफी मापन के द्वारा किया जाता है। समांतर प्लेटों की प्रवाह दर 2 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। देखिए, जो प्लेट की शक्ति है, महाद्वीपों का विस्थापन होता है, 1 साल के अंदर 2 सेंटीमीटर या ज्यादा 5 सेंटीमीटर की शक्ति है। तो उसका अध्ययन करना हमारे बस की बात नहीं है, ये भूवैज्ञानिक ही कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आर्कटिका कटक की प्रवाह दर सबसे कम है, जो 250 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम है, जबकि ईस्टर्न द्वीप के निकटवर्ती प्रशांत महासागरीय उभार जो विदेशी चिली में 3400 किलोमीटर पश्चिम की और दक्षिण प्रशांत में इसकी दर जो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है, जो सबसे अधिक है। तो इस तरह से महासागरों में महाद्वीपों का वितरण है, महाद्वीप और महासागर का संचलन होता है। महासागरों में वे चलते रहते हैं, ठीक है, विस्थापन होता है। तो आज इस चैप्टर जो है इंड हो चुका है। तो इस चैप्टर में अगले वीडियो में इस चैप्टर में जो है आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। उसको आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। उसके लिए बस इतना ही। थैंक यू।